मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 261 अध्याय। 261 गुणा। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 261 सी 261 एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रत्येक सप्ताह शनिवार को शारीरिक कक्षाएं होंगी जहां छात्र अपने मंत्रों का अभ्यास कर सकेंगे और एक दूसरे को चुनौती भी दे सकेंगे। सीखना और अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा जीवन में सीखी गई सभी चीजें बेकार हो जाएंगी यदि उनका कोई उपयोग न किया जा सके। एलेक्स की कक्षा के सभी छात्रों को प्रशिक्षण मैदान में लाया गया, जो 1000 छात्रों के लिए पर्याप्त था। इसे 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। एक तरफ मार्शल आर्ट के योद्धा अभ्यास कर रहे थे तो दूसरी तरफ जादूगर थे। वर्तमान कक्षा में आत्मा अभ्यास की अपेक्षा द्वंद्व युद्ध की ओर अधिक झुकाव था। दोनों वर्ग एक दूसरे को चुनौती भी दे सकते थे ताकि वे विभिन्न प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने के अभ्यस्त हो सकें, लेकिन इसकी अनुमति महीने में केवल एक बार ही दी जाती थी। अल्पविराम। आप सभी लगातार प्रगति कर रहे हैं। आप में से कई लोग मध्यवर्ती चरण में भी कदम रख चुके हैं और आप में से कुछ इतनी कम उम्र में टियर 5 मंत्र भी डाल सकते हैं। प्रोफेसर नीना, जो व्यवहारिक कक्षा की प्रशिक्षक थी, ने बात की। आप सभी पिछले 1.5 साल से सीख रहे हैं और तेजी से प्रगति कर रहे हैं। लड़ाइयों में आपने जो गलतियां की हैं, उन्हें समझने और सुधारने पर अधिक ध्यान दें तथा अपनी कमियों को देखने का प्रयास करें। मैच शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मंत्र ही मुख्य चीजें नहीं हैं जो जीतने वाले कारकों को तय करती हैं। आपका दृष्टिकोण, आपका आवेदन और मंत्रों का उपयोग करने में आपकी बहुमुखी प्रतिभा भी महत्वपूर्ण कारक है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बुनियादी मंत्र मध्यवर्ती मंत्रों पर भारी पड़ गए, जबकि कुछ जादूगर जिनके पास कोई प्राकृतिक गुण नहीं थे, वे संवर्धन मंत्रों का इस तरह से उपयोग करने में सक्षम थे कि वे अन्य मंत्रों से अधिक समय तक टिके रहे। अब शुरू करते हैं। उसने ताली बजाई और सबको घूरने लगी। क्या आप में से कोई पहले शुरू करना चाहता है? उसने सहजता से पूछा। मिस, मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। जॉय, तुम आगे आ सकते हो। नीना ने सिर हिलाया और उसे बुलाया। वे सभी जॉय को घूर रहे थे और पहले से ही कल्पना कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। जॉय ने शुरुआती मास्टर रैंक हासिल कर ली थी और उसकी उम्र 20 साल थी। वह उन लोगों में से एक था जो टियर 4 और टियर 5 के बीच इंटरमीडिएट मंत्र डाल सकता था। जॉय भारी कदम उठाते हुए मंच पर चढ़ा और नीचे उतरते हुए बोला, मैं एलेक्स को चुनौती देना चाहता हूँ। क्या मैं? एलेक्स ने घबराए हुए भाव से कहा और पीछे हट गया। उनका अभिनय सभी की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन हर कोई जानता था कि उन्होंने खुद को कितना आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया था, इसलिए सभी ने सोचा कि वह जॉय को यह संकेत देकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जॉय एक नवागंतुक को परेशान कर रहा है। मैं तो अभी नया आया हूं और मुझे कुछ बुनियादी मंत्र भी नहीं पता, तो फिर तुम मुझे चुनौती क्यों दे रहे हो? क्या ये गलत नहीं है? एलेक्स ने घबराए हुए स्वर में कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? काय? जॉय ने व्यंग्य किया। सबकी निगाहें मिलने के बाद एलेक्स अनिच्छा से मंच की ओर चला जाता है। नीना मैच का निरीक्षण करने के लिए एक तरफ चली गई और इसी बीच ठेठ खलनायक ने अपना अभिनय शुरू कर दिया और अपने संवाद बोलने लगा। तुम एक कीमती फूल को नष्ट कर रहे हो। उसे छोड़ दो और मैं तुम्हारी धृष्टता के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। उसके जैसा फूल तुम्हारे जैसे गोबर के साथ अच्छा नहीं लगता, जॉय ने बड़बड़ाया। एलेक्स ने अपनी आंखें उठाईं और जॉय को देखा जो आत्मविश्वास से शेखी बघार रहा था। उसे अपने रूप पर पूरा भरोसा था, फिर इस कमीने ने उसकी प्रभावशाली शक्ल की तुलना गोबर से करने की हिम्मत कैसे की? एड्स बाय पब फ्यूचर। या तो स्वर्ग अंधा है या यह आदमी अंधा है जो यह समझने में असमर्थ है कि असली सुंदरता क्या है। मैच शुरू करो, नीना चिल्लाए। जॉय, जो जादू करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था, अचानक एक दबी हुई कराह के साथ बोला, क्योंकि उसने अपने आसपास अचानक परिवर्तन महसूस किया और उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। ऐसा लग रहा था मानो उस स्थान का गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गया हो या फिर कोई बहुत बड़ा पहाड़ उसके कंधे पर रख दिया गया हो जो उसे घुटनों के बल गिराने की कोशिश कर रहा हो। कुर्गध। जॉय ने अपने शरीर को घुटने टेकने से रोकने की कोशिश करते हुए अपने दांत पीस लिए। जॉय को अचानक एकदम घुटने वाला दबाव महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपनी ताकत जुटाई और आगे देखने वाला था, ये दबाव तुरंत गायब हो गया, जैसे कि उसे कोई भ्रम हो गया हो। हाँ, वह क्या था? जॉय ने उखड़ी सांसों के साथ बुदबुदाया और चारों ओर देखा। वह पहले की तरह अपनी बाहों को स्वतंत्र रूप से घुमा सकता था और पंख के समान हल्का महसूस कर सकता था। शायद मैंने जादू में गड़बड़ी की या मुझे भ्रम हो गया। हाँ, यही होगा। जॉय ने खुद को शांत करने की कोशिश की। जॉय ने अपना मंत्र पढ़ा और जमीन कांप उठी तथा जमीन से बड़े बड़े कांटेदार पत्थर निकल आए, जो झटके के साथ एलेक्स की ओर बढ़े। रॉक स्पाइक्स, जॉय चिल्लाया। एलेक्स ने शांति से आते हुए पत्थरों को देखा और अपनी तर्जनी उंगली नीचे की ओर करके शांत भाव से बोला,
गुरुत्वाकर्षण बढ़ाने वाला धुआं बम। उसकी ओर फेंके जा रहे पत्थर अचानक रुक गए और जमीन में धंसकर टुकड़े टुकड़े हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने दबाव बढ़ाया और हवा की बड़ी मात्रा के संबंध में कई मार्जिन पर अपने चारों ओर के स्थान का घनत्व बढ़ाकर हवा को सघन बना दिया। उसके चारों ओर का स्थान इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 3 गुना अधिक था। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं जब वह जॉय के भ्रमित भाव को देख रहा था। ये कैसा जादू था? जॉय ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। एलेक्स इस आदमी पर हंसना और उसका मजाक उड़ाना चाहता था। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कल्पना और दृष्टि है। एक साधारण निम्न स्तरीय मंत्र को विभिन्न रूपों में ढाला और तोड़ा जा सकता है, लेकिन कई लोग पारंपरिक मार्ग का अनुसरण करते हैं और वही मंत्र सीखते हैं जो उन्हें सिखाया गया था या पुस्तक में लिखा था। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम पहले भी मुझे काया और रीलविहीन कहकर बकवास नहीं कर रहे थे? एलेक्स की कठोर और सीधी टिप्पणी ने सभी को चौंका दिया और जिस व्यक्ति के लिए ये शब्द कहे गए थे वो पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। जॉय ने दांत पीस लिए और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। 3 आग के गोले एक पंक्ति बनाते हुए सीधे एलेक्स की ओर उड़े। जब आग के गोले उड़ रहे थे, एलेक्स के चारों ओर 3 अग्नि दीवारें प्रकट हुई। प्रचंड आग ने एलेक्स को लगभग घेर लिया था और दर्शक के रूप में मौजूद अधिकांश छात्र उसमें उसकी आकृति नहीं देख सके। नीना ने यह दृश्य देखा और एलेक्स के बारे में चिंता करने लगी, क्योंकि उसने देखा कि 3 बड़े विस्फोटित आग के गोले एलेक्स की ओर आ रहे हैं। उसने सोचा कि एलेक्स घबरा सकता है क्योंकि वह नया था, इसलिए उसने मैच रोकने के बारे में सोचा। अग्नि गोलियां मूल मंत्र थे, लेकिन विस्फोटक अग्नि गोलियां मध्यवर्ती मंत्र थे और वर्तमान मंत्र को अतिचार्जिंग द्वारा बढ़ाया गया था। इन 3 अग्नि गोलियों की प्रभावी क्षति त्रिज्या 50 मीटर के भीतर प्रत्येक लक्ष्य को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए यदि एलेक्स हमले को बेअसर नहीं कर सका तो वह सचमुच मारा जा सकता था या बुरी तरह घायल हो सकता था। नीना को यह भी नहीं पता था कि एलेक्स मध्यवर्ती मंत्र जानता है या नहीं, और चूंकि पिछला मंत्र नया था, इसलिए वह उसका प्रकार भी पता नहीं लगा पाए। ओह, तो हम आग से खेल रहे हैं। ओह, एलेक्स ने अपने चारों ओर फैली आग की दीवारों और उस पर आने वाले आग के गोलों को घूर कर देखा। एलेक्स ने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली पर एक नीली ज्वाला प्रकट हुई और उसके चारों ओर की अग्नि दीवारें पीछे हट गईं और टिमटिमाने लगीं, मानो वे अपने राजा से मिल गई हो। ज्वाला का नीला रंग उच्च विस्फोटक शक्ति के कारण था और एलेक्स के उत्कृष्ट नियंत्रण में ये पूरी तरह से अपने अंदर संघनित मैना से जल रही थी। यह एक छोटा पैकेट था जो आवश्यकता पड़ने पर बड़ा विस्फोट कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 262 अध्याय 262। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 262 सी 262। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हो। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हो। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटी आग का गोला, कृपया मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी लेडी लॉर्ड बगल से झांक रही है, इसलिए उसे निराश मत करो। एलेक्स ने बड़बड़ाया और आग का गोला खुशी से टिमटिमाने लगा। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बड़ी लौ एक छोटे अंडे में बदल गई जो उसकी उंगली पर घूमने लगा। उसने अपने सामने इशारा करते हुए उसे बाहर फेंक दिया। नीले रंग का आग का गोला एलेक्स के सामने दीवार के आर पार चला गया, जैसे कोई तेज तलवार मक्खन की तरह शहर की दीवार को काट रही हो। 1 मीटर चौड़ा रास्ता उग्र फायरवॉल में खुल गया था जो गेंद के बाहर जाने के बाद भी बंद नहीं हुआ। बाम। अंडे के आकार का छोटा आग का गोला हवा में 3 विशाल आग के गोलों से टकराया और चमकदार आतिशबाजी में बदल गया। उस छोटे प्यारे हानिरहित आग के गोले ने इतनी भयानक शक्ति छोड़ी थी कि बड़े विस्फोटक आग के गोले की शक्ति भी उससे परास्त हो गई और गोलाबारी आगे बढ़ गई। ज्वाला का एक तीव्र बादल फूटा जो जॉय की ओर फैल गया तथा उसे अपने अंदर समा लेने की कोशिश करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जॉय ने जल्दी से वायु मंत्र पढ़ा और आग के बादल को बुझाने के लिए तेज हवाएं चलाईं। जैसे ही आग की लपटें छंटने लगी, जॉय ये देखकर चौंक गया कि एलेक्स मंच से गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव उभर आया। क्या मैंने उसे नॉकआउट कर दिया? शायद रिबाउंड उसके लिए संभालने लायक नहीं था। जॉय ने इधर उधर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उस समय उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर दबाव डाल रहा है और उसके शरीर में एक हल्का कर्क प्रवाहित हो रहा है। कयाक। वह सुअर की तरह चीखा और डर के मारे पीछे कूदा, लेकिन हकलाकर पीछे गिर गया। मैंने सोचा था कि छोटी सी चिंगारी तुम्हें नीचे रखने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन मुझे लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। एलेक्स बोला और मुस्कुराते हुए उसकी ओर चला गया। जॉय का पूरा शरीर अकड़ गया और उसने परिणाम के बारे में सोचे बिना सीधे एलेक्स पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन वह ये देखकर भयभीत हो गया कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और वह आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। एलेक्स नीचे झुका और अपनी तर्जनी और अंगूठे को उठाया और जॉय के कानों के पास रख दिया और झटके से बोला,
एलेक्स के जादू से जो छोटी छोटी तरंगें उत्पन्न हुई वे विकृत हो गईं और जॉय के कानों के पास बढ़ती गईं, जो इतनी तेज थी कि उसके कान के पर्दे फट गए। चीख। तीव्र ध्वनि तरंगें शॉकवेव की तरह फैलती हैं और हवा को उड़ा ले जाती हैं। आह! जॉय ने दर्द भरे भाव से चीखा मानो वह जिंदा जल गया हो और उसने बहुत तेज आवाज निकाली। तेज ध्वनि तरंगें सुनकर सभी को पीड़ा हुई और उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़े और 10% कैशबैक पाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चीखने की आवाज कानों के लिए काफी पीड़ादायक थी और प्रेषित तरंगों की आवृत्ति मानव कान की सहनशक्ति से कहीं अधिक थी, लेकिन एलेक्स को कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह अपने आसपास के वातावरण को बदलकर अपने कानों तक पहुंचने वाली आवाज की आवृत्ति को बदल सकता था क्योंकि ध्वनि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। धप! एक जोरदार धमाके के साथ जॉय जमीन पर गिर पड़ा। हर कोई देख सकता था कि अपरंपरागत मंत्रों के कारण जॉय बेहोश हो गया था और एक तरह से उसे बेरहमी से पीटा गया था और नाक से पकड़कर घुमाया गया था। एलेक्स ने केवल अपनी उंगलियां उठाईं और उसका मंत्रोच्चार भी शुरू होते ही खत्म हो गया, जिससे वह कई लोगों की नजरों में अलग नजर आया। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अकादमी में हो और मैं भाग्यशाली हूं, अन्यथा यदि यह परिसर के बाहर होता तो मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं तुम्हें जी भरकर नहीं पीटता। एलेक्स ने नाक भान सिकोड़ी और शान से मंच से नीचे चला गया। प्रोफेसर नीना ने जॉय की स्थिति की जांच की और राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि वह ठीक है और उसमें किसी भी प्रकार की चोट का निशान भी नहीं है। एलेक्स ने उसे बिना किसी नुकसान के आसानी से बाहर कर दिया। उनका संकेत मिलते ही एक स्ट्रेचर लाया गया और उसे अस्पताल में ले जाया गया। इस बीच कक्षाएं सामान्य रूप से शुरू हो गईं। इसके बाद कई लोगों ने एक दूसरे को चुनौती दी और सौभाग्य से एलेक्स को ज्यादा चुनौतियां नहीं मिली क्योंकि अन्य लोगों ने अपने प्रतिद्वंद्वी चुन लिए थे जिनसे उनकी दुश्मनी थी और कोई भी उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह उसके लिए अच्छा था क्योंकि वह सभी को देख सकता था और अच्छे सिबों को चिन्हित करने का काम खुशी खुशी कर सकता था। देव, जो सर्वोच्च शिष्य रैंक पर थे, मंच पर आए और हट को चुनौती दी। जैसे ही चुनौती जारी की गई, वहां सन्नाटा छा गया। आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित वैयक्तिकृत सामग्री सब एक ही स्थान पर। आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित वैयक्तिकृत सामग्री सब एक ही स्थान पर। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहां तक कि प्रोफेसर नीना भी देव से घबरा गई और धीरे से बोली, देव, मुझे लगता है कि आपको किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी से बात करनी चाहिए। अब मैं केवल उसे चुनौती देना चाहता हूं, देव ने जिद्दी होकर चिल्लाया। एलेक्स ने देखा कि सभी लोग देव पर अजीब नजर रख रहे थे। इसमें उपहास, चिंता और दया का मिश्रण था। उस हटकिट को क्या हो गया है? एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा। सभी लोग एक तरफ खड़े थे और भूरे बाल और नीली आंखों वाला एक आदमी आगे बढ़ा। एलेक्स को उस व्यक्ति से भय का भाव महसूस हो रहा था और वह व्यक्ति मध्य मास्टर रैंक पर था। एक नजर में ही उसे पता चल गया कि यह लड़का खास है। हट मंच पर ऐसे ठंडे चेहरे के साथ खड़ा था मानो वह अभी अभी 1000 साल तक जमे रहने के बाद बाहर आया हो। केवल वे ही लोग आसमान में ऊंची उड़ान भर सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करते हैं और मेरा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ को हराना है और आपको हराकर शीर्ष पर पहुंचना है, देव ने गंभीर भाव से कहा। एलेक्स ने उनका भाषण सुना और उस व्यक्ति के लिए ईमानदारी से ताली बजाई जो शहीद होने से पहले सराहनीय साहस दिखा रहा था। देव ने हवा का एक विशाल गोला बुलाया जिसने 100 मीटर के दायरे में आने वाले चक्रवात की तरह तेज हवाओं को बहा दिया। एलेक्स के बाल उड़ने लगे और उसे लगा कि उसके बाल इतनी तेज हवाओं के कारण बिखर गए हैं, जिनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक लग रही थी। वाह! देव ने संपीड़ित हवा का विशाल गोला हट पर फेंका और एलेक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि हट कुछ नहीं कर रहा था और एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। धमाका! गोले के फटने से भयावह वायु ब्लेड निकले जो निम्न स्तर के राक्षसों और जानवरों को टुकड़ों में काटने के लिए पर्याप्त थे। एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि हट बिना किसी खरोंच के वहीं पर स्थिर खड़ा था, क्योंकि तेज हवा की कोई भी धार उसके शरीर से होकर नहीं गुजरी थी। एलेक्स ने अनुमान लगाया कि वह गोला किसी ऐसी चीज के संपर्क में आया होगा जो उस चीज को फट सकती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एलेक्स को हट के आसपास कोई घेरा या अवरोध नहीं मिला। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 263 अध्याय 263। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 263 सी 263। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स मंच से थोड़ी दूर पर था इसलिए वह कुछ भी खास नहीं देख पाया।
उन्होंने महसूस किया कि हट के सामने का स्थान थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह किसी जादू के कारण था या देव के हमले के कारण। हट को बिना किसी हरकत के जादू करते देखकर उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। छड़ी या कर्मचारी न केवल आपके मंत्र के विनाश को बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें एक विशेष दिशा की ओर बढ़ने और उनका मार्ग निर्देशित करने में भी मदद करते हैं। इनके बिना निम्न स्तर के जादूगर आमतौर पर जादू को निर्देशित करने के लिए हाथ के इशारों का उपयोग करते हैं। एलेक्स को बहुत अधिक प्रोफाइल होने से बचने के लिए मंत्रों को निर्देशित करने के लिए उंगलियों को इंगित करने या अपनी उंगलियों को फ्लिक करने का अभिनय करना पड़ता है। उसे तो छोड़िए, यहाँ तक कि राक्षस क्वीन भी जो चुपचाप जादू कर सकता है, उसने भी जादू करते समय अपने हाथ हिलाए। लेकिन हट इतनी कम उम्र में चुपचाप जादू करने में सक्षम था, जो एक अविश्वसनीय बात थी, और वह इसे छिपा भी नहीं रहा था। वो हट जैसा नहीं था, क्योंकि एलेक्स ने वहां कई वर्ष बिताए थे जबकि हट वास्तव में 20 वर्ष का था। लेकिन एलेक्स को लगा कि यह बच्चा एक तरह से दिखावा कर रहा है। वह अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें इशारा कर रही थीं कि तुम मेरी तरफ देखने के भी लायक नहीं हो। एलेक्स एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखकर विचार में डूबा हुआ है, वहीं निरीक्षण में मौजूद लड़का अपने अगले कदम के लिए पहले से ही तैयार है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे दोबारा चुनौती मत दो और मेरा समय बर्बाद मत करो, वह बुदबुदाया। बिजली का विस्फोट। अचानक उसके चारों ओर बिजली की चमक नाचने लगी और भयंकर चिंगारियां निकलने लगीं। वे उसके चारों ओर एकत्रित हो गईं और अशुभ रूप से चहचहाने लगीं। हट ने अपना हाथ उठाया और उसे अपनी उंगलियों पर दबाते हुए देव की ओर इशारा किया। तभी एक बिजली का बोल्ट देव की ओर चमका। एलेक्स ने अनुमान लगाया, उसे अभी भी बड़े स्पेल करते समय इशारे करने की जरूरत है। देव को अवरोध बनाने का तरीका नहीं पता था और सुरक्षा के उपाय के रूप में उसने अपने सामने मिट्टी की दीवार बना ली। जो लोग इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, वे अचानक आश्चर्यचकित हो गए। नहीं, ये केवल एलेक्स के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि अन्य लोग पहले से ही इसके आदी थे। बोल्टों ने देव और हट के बीच की दूरी को एक झटके में खत्म कर दिया, और इससे पहले कि एलेक्स आश्चर्य से चिल्ला पाता, बोल्ट मिट्टी की दीवारों के बीच से ऐसे गुजरा जैसे वहां कुछ भी नहीं था और वहां कोई दीवार ही नहीं थी। जजजज पीपीपीपीटीटी। देव की दर्दनाक चीख हवा में गूंज उठी। बिजली ने उसे कोड़े की तरह मारा और जोर से उसे मंच से नीचे फेंक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिजली की चमक से उसका शरीर झुलस गया और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। बिजली की चमक उसके शरीर को चुभती रही और वह दर्द से तड़पने और चीखने लगा। धप। देव का शरीर एक गुड़िया की तरह जोर से जमीन पर गिरा। देव का शरीर कीड़े की तरह ऐंठ रहा था और एक छोटी सी चमक अभी भी बनी हुई थी जिसने उसे बुरी तरह झुलसा दिया था। उसका पूरा शरीर काली कालिक से ढका हुआ था और उसका अच्छी तरह कंघी किया हुआ चेहरा धुंधला और अस्त व्यस्त हो गया था। एलेक्स के मन में कई सवाल कौंधे और वे उसे परेशान करने लगे। दीवार से होकर बिजली का गुजरना केवल किसी प्रकार के अंतरिक्ष जादू के कारण ही हो सकता है, जो सबसे कठिन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को अंतरिक्ष जादू में रुचि है या नहीं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को अंतरिक्ष के नियमों के साथ साथ विश्व के नियमों की कितनी समझ है। भंडारण अंगूठी बनाने के लिए अंतरिक्ष जादू की एक निश्चित समझ की आवश्यकता होती है, और एलेक्स ऐसी अंगूठी नहीं ढूंढ सका क्योंकि किले में 1000 से भी कम ऐसी अंगूठियां थीं और इस दुनिया में अंतरिक्ष जादू करने वालों की संख्या काफी कम थी, इसलिए ऐसी अंगूठी पहनना अधिक जोखिम भरा था। टेलीपोर्टेशन भी अंतरिक्ष जादू था और अंतरिक्ष जादू के अनगिनत प्रकार थे, लेकिन उससे भी अधिक अंतरिक्ष जादू करने वाले को अत्यधिक लाभ प्राप्त था। लोग इसे सीखने में सैकड़ों वर्ष लगाते हैं, और यदि हट अंतरिक्ष जादू जानता था तो इसका अर्थ है कि या तो वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो नायकों के समान स्वर्ग को चुनौती दे सकता है, या फिर वह एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति हो सकता है जो अपने पिछले जन्मों में शक्ति के शीर्ष पर था। एलेक्स को खुद भी नहीं पता था कि वह किस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, लेकिन जितना अधिक वह सोचता उतने ही अधिक अजीब और अपमानजनक विचार उसके दिमाग में आते और उसे एक अशुभ एहसास होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स ने किसी भी विसंगति को खोजने के लिए सत्य की आंखों का भी उपयोग किया, लेकिन बेहतर क्षमता को छोड़कर कुछ भी अजीब नहीं था। हट ने अपना स्तर नहीं छिपाया था और न ही उसके प्रोफाइल में अंतरिक्ष जादू की प्रतिभा का कोई उल्लेख था। एलेक्स ने अपनी रैंक भी छिपा रखी थी और केवल एल्बर्ट, एथेना और भेड़िया जनजाति के वरिष्ठ सदस्यों के समान शक्ति वाले लोग ही उसका स्तर देख सकते थे, और उसकी सत्य की आंखें लगभग सब कुछ देख सकती थीं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखते हैं जिसके पास अत्यधिक प्रतिभा है और जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो ये भावना आपको बहुत बुरी लगती है। कुछ अप्रिय यादें उसके दिमाग में आने लगी, लेकिन उसने उन्हें पीछे धकेल दिया और देखा कि हट नीचे की ओर जा रहा है। एलेक्स ने हट का अनुसरण किया और भीड़ की ओर चला गया, जो दोनों ओर तितर बितर हो गई। एलेक्स ने पाया कि वह अपने स्टैंड से आ रहा था, इसलिए चीजों को जटिल न बनाने के लिए वह एक तरफ खड़ा हो गया और हट के लिए रास्ता साफ कर दिया। एलेक्स की नजर अनजाने में हट पर पड़ी जब वह उसके पास से गुजरने वाला था, लेकिन वह वहीं रुक गया और एलेक्स की एक झलक देख ली।
उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था, लेकिन एलेक्स भी उतना ही आश्चर्यचकित था। एलेक्स का चेहरा देखकर हट मुस्कुराया और कहा, मैं मंच पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हट ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उनके आसपास मौजूद सभी लोगों ने उनकी बातें सुनी और उनकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। हट वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और जैसे ही कक्षा का समय समाप्त होने वाला था, वह वहां से चला गया। सिस्टम, मुझे बताओ, क्या उसने कुछ महसूस किया? मेजबान, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? सत्य की आंखों ने कुछ भी नहीं दिखाया। होस्ट, आपकी सत्य की आंखों के 3 चरण थे और उन्हें आपके साथ विकसित होने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि पहला चरण आपके लिए सब कुछ उजागर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। होस्ट, जब बात आपकी आती है तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप पूरी ताकत से खेलेंगे तो वह आपके सामने टिक पाएगा। आप हर चीज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, इसलिए आप हमेशा हर प्रतिद्वंद्वी को अधिक आंकते हैं। दूसरों को कम आंकने की तुलना में दूसरों को ज्यादा आंकना कहीं बेहतर है। इसके अलावा कौन जानता है कि मैं अकेला पुनर्जन्म लेने वाला न हो और ऐसे कई लोग भी हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हट स्वर्ग को चुनौती देने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है या पुनर्जन्म लेने वाला। एलेक्स को इस आदमी पर नजर रखनी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 264 अध्याय 264। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 264 सी 264। एड्स बाय पब फ्यूचर। अस्पताल में घायलों को उपचार के बाद बिस्तर पर लिटाया गया। जॉय, जो ध्वनि के हमले से बेहोश हो गया था, उसने अपनी आंखें खोली और अपने सिर के ऊपर सफेद छत को घूरने लगा। उसके सिर में भयंकर दर्द हुआ और उसने दर्द कम करने के लिए अपने माथे पर दबाव डाला। आह! उसके होठों से एक हल्की कराह निकली और उसे लगा कि उसके कानों में दर्द हो रहा है। उसके कानों में अभी भी ऐसी आवाज गूंज रही थी जैसे दीवारों पर हथौड़े से चोट लग रही हो, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। वह थोड़ा बेचैन महसूस करने लगा और थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हुए बिस्तर पर लेट गया। एलेक्स, वह कमीना, जॉय ने दांत पीसते हुए कहा। आपने मुझे फोन किया था। जॉय ने एक अपरिचित आवाज सुनी और अपना सिर झुकाकर देखा तो एक सुंदर आकृति बैठी हुई थी और किताब के पन्ने पलट रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आश्चर्यचकित भाव से बोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका शरीर अवचेतन रूप से कांप उठा और उसने सहज ही अपने कान बंद कर लिए। एलेक्स ने किताब बंद की और एक संदेहपूर्ण मुस्कान के साथ जॉय की ओर देखा। एक सहपाठी के रूप में मैंने आपसे मिलने के बारे में सोचा और आपको यहाँ भेजने के लिए क्षमा चाहता हूँ। जॉय को लगा कि उसका गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया है और उसने कहा, क्या तुम यहाँ आकर मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे यकीन है कि आपके पास मुझसे मिलने का कोई और मकसद भी है, तो बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? काफी चतुराईपूर्ण। एलेक्स ने सिर हिलाया और किताब एक तरफ रख दी और अपने पैर मोड़ लिए। एलेक्स ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम मेरी पत्नी के पीछे भाग रहे थे और मुझसे खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या किसी महिला से प्रेम करना कब से अपराध हो गया? ओह, इसका मतलब है कि भविष्य में जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हारी पत्नी को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर सकता हूं, एलेक्स ने धमकी भरे लहजे में भयावह भाव से कहा। एलेक्स की बातें सुनकर जॉय के सारे बाल खड़े हो गए और उसने अपने कंधे पर एक अदृश्य दबाव महसूस किया। उसके सिर पर पसीने की बूंदें बन गईं। एक क्षण के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में बात कह दी थी। तुम्हारी योग्यता इतनी भी नहीं है कि मेरी पत्नी तुम्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित कर सके। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक बलि का बकरा हो जिसे किनारे फेंक दिया गया है। एलेक्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। एलेक्स ने छात्रों के समूह का अवलोकन किया था। यदि उनका विश्लेषण सही था तो जॉय भी किसी समूह से संबंधित हो सकता है। हालांकि जॉय में हिम्मत थी, एलेक्स देख सकता था कि इस लड़के के साथ धोखा हुआ था और किसी ने कुछ मीठे सपने सुनाकर आग में घी डालने का काम किया था और ये लड़का खुद को संकट में फंसी एक युवती को बचाने वाला नायक समझ रहा था। बलि का बकरा से आपका क्या मतलब है? बस मुझे बताओ, उस समूह का सरगना कौन है? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। जॉय ने इनकार करते हुए अपनी नजरें फेर लीं। एलेक्स ने आह भरी और बोला, जॉय, आपके पास उत्कृष्ट संभावनाएं हैं, लेकिन आप कुछ मूर्खों की बात मानकर खुद को बर्बाद कर रहे हैं जो आपके साथ बचकानी शरारतें करना चाहते हैं। ये सब बकवास करने के बजाय अगर आपने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया होता तो शायद आप अस्पताल में नहीं पड़ते। और मेरी बात पर ध्यान दीजिए, अब से आपका जीवन कठिन होने वाला है। तुम पूरी कक्षा में हंसी का विषय बन जाओगे और दूसरों से अलग थलग पड़ जाओगे। एलेक्स बोला और खड़ा हो गया। उन लोगों के साथ घुल मिलकर अपना जीवन बर्बाद मत करो जो तुम्हें दोस्त भी नहीं मानते। मैं तुम में संभावनाएं देख सकता हूं।
अगर तुम्हें कभी अपनी गलती का एहसास हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। जॉय ने अचंभित भाव से एलेक्स को देखा। एलेक्स की फीकी पड़ती पीठ को देखते हुए उसके मन में कई विचार आए और उसने अपना दिमाग कस लिया। वह जानता था कि जल्द ही वह पूरी कक्षा में हंसी का पात्र बन जाएगा। एलेक्स की बातों में कुछ अर्थ था। हालांकि वह अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि वह मूर्ख की तरह आगे की ओर छलांग लगा दे। मैं चापलूसी और प्रशंसा में अंधा हो गया हूं, वह दांत पीसते हुए बोला। अल्पविराम डॉट डॉट। एलेक्स अस्पताल से बाहर निकला और जल्द ही उसे कोने में एक छायादार आकृति दिखाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्लासमेट रिया, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ चाहिए था? सहपाठी एलेक्स, मुझे अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ संदेह है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आई हूं, रिया बोली। एलेक्स को रिया द्वारा उसका नाम पुकारते देख मुस्कुराया। रिया उसे कैंपस में लौट कहकर संबोधित नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे मजबूरन उसे उसके नाम से पुकारना पड़ा। और यह इतना मधुर लग रहा था कि एलेक्स को लगा कि अगले ही पल उसका दिल पिघल जाएगा। मैंने सोचा था कि तुम उसे जी भरकर पीटने के लिए अस्पताल जा रहे हो। तुमने मुझे क्या समझ लिया? एक तानाशाह। एलेक्स ने अपनी आंखें घुमाई। रिया थोड़ा हंसी और एलेक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों बगीचे की ओर चल पड़े। क्या हाथ पकड़ना ठीक है? रिया ने घबराए हुए स्वर में पूछा, क्योंकि वे दोनों सार्वजनिक स्थान पर थे। हम पहले ही हाथ पकड़ने से आगे बढ़ चुके हैं और हम सच्चे पति पत्नी हैं। हमने जो भी काम किए हैं उनके सामने हाथ पकड़ना कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ किस भी कर सकते हैं। दूर रहो, बुरे भेड़िए, रिया ने घबराए हुए भाव से बड़बड़ाया। दोनों फूलों से भरे बगीचे में बेंच पर बैठ गए, जहां शीतल हवा के कारण अच्छी खुशबू आ रही थी। रिया ने अपना सिर एलेक्स के कंधे पर टिका दिया और खूबसूरत सूर्यास्त को देखने लगी। एलेक्स ने यहाँ अपने दैनिक जीवन के बारे में बताया, जबकि रिया ने अपने अनुभव साझा किए। दोनों ने शांतिपूर्ण क्षण का आनंद लिया, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी चीख सुनी जिसने उनके आनंदमय समय में खलल डाल दिया। धिक्कार है, एलेक्स ने गाली दी और चारों ओर देखा। रिया जल्दी से सीधी खड़ी हो गई, क्योंकि वह एक सभ्य महिला की अपनी छवि को खराब नहीं कर सकती थी। पहले वह अपना चेहरा छिपाने के लिए घूंघट का इस्तेमाल करती थी, जिससे वह थोड़ी उदासीन रहती थी, लेकिन अब चूंकि उसका चेहरा खुला हुआ है इसलिए वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। क्या तुमने किसी को रोते और दर्द से कराहते सुना? रिया ने पूछा। एलेक्स ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि किसी को धमकाया जा रहा है। यहाँ अक्सर बदमाशी होती है। जब बात लोगों की निचली हैसियत की आती है तो यह और भी बुरा हो जाता है, रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। चलो देखते हैं, एलेक्स बोला और वे दोनों उठकर ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 265 अध्याय 265। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 265 सी 265। एड्स बाय पब फ्यूचर। एलेक्स और रिया घने पेड़ों से भरे स्थान की ओर तेजी से बढ़े। एलेक्स और रिया तेजी से पेड़ों के बीच चले गए और एक पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर शाखा पर खड़े होकर दृश्य का अवलोकन करने लगे। तीनों मोटे ताजे लोग एक समान उम्र के लड़के को भयावह भाव से घेर लेते हैं। उन्होंने लड़के पर कुछ घूंसे बरसाए और उसे रेत की बोरी की तरह इस्तेमाल किया। तीनों उन्हें पकड़ नहीं पाए और अपना सामान्य कार्य करते रहे। जिस लड़के को बुरी तरह पीटा गया था उसने हार नहीं मानी और उसकी आंखें ऐसी भावनाओं से जल रही थी जो उसकी असीम दृढ़ता को दर्शाती थीं। ये गुस्सा गुंडों के प्रति क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। हा, तुमने कहा था कि तुम किले की सबसे तेज तलवार बनोगे, मेरे पैर, उनमें से एक बोला और जमीन पर थूक दिया। पुत्री। अन्य दो ने बॉस का अनुसरण किया और उसकी गतिविधियों की नकल की। जब वे जेरेमी को चिढ़ाते रहे, एलेक्स ने रिया की ओर देखा और फुसफुसाया। इस लड़के की प्रतिभा अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति मजबूत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जेरेमी बदकिस्मत है, रिया ने कहा। हाँ, एलेक्स की नज़र रिया की अजीब नज़र से देखी जा सकती है। आप उसे नहीं जानते? रिया ने सवाल किया। एलेक्स की उत्सुकता भरी नज़र देखकर वह बोली। वह मार्शल आर्ट्स विभाग में है और दूसरे वर्ष में है, लेकिन वह दूसरी कक्षा में है। जब उसने दाखिला लिया तो शुरुआती भाषण में उसने दावा किया कि वह शार्पेस्ट स्वॉर्ड किनले बनने जा रहा है और एक तलवारबाज बन जाएगा जो एक ड्रैगन को भी मार सकता है। और उन शब्दों ने इस दिमागी रूप से मृत अहंकारी कमीने को चोट पहुंचाई। एलेक्स ने अपनी हंसी को बाहर आने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। जब तक आपके पास खुद को साबित करने के लिए प्रतिभा न हो तब तक आपको चुप रहना चाहिए, लेकिन ये बेवकूफ इतने घमंडी हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। एलेक्स ने असहायता से अपना सिर हिलाया। एलेक्स को भविष्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस लड़के का व्यवहार एक नायक के लिए उपयुक्त था जिसे बुरी तरह पीटा जाता है और फिर बाद में मंच पर आग लगा दी जाती है।
लेकिन क्या यह आदमी बिना किसी ताकत के शेखी बघार रहा था या ये सिर्फ उसका भ्रम था? एलेक्स को लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये दिलचस्प है। बॉस, चलो उसे हमारी रोज की खुराक दे दें और चले जाएं। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। बॉस ने अपनी अंगुलियों को चटकाया और जेरेमी पर झपकते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। जेरेमी ने एक तरफ हटकर हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन गुर्गे ने उसे लात मार दी और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तीनों ने उस पर हमला कर दिया। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, हेलो सज्जन। जब तीनों ने पीछे से कोई आवाज सुनी तो वे वहीं रुक गए और सिर घुमाकर देखा तो एलेक्स मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ खड़ा था। एलेक्स, आंखें मूंद लो और चले जाओ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गिरोह का बॉस खड़ा हुआ और बोला। एड्स बाय पब फ्यूचर। कान, मुझे पता है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा उस पर हमला करना पुरुषों को घिनौना लगता है। क्या आप इसे कहीं और नहीं ले जा सकते? ये हमारी पसंद और हमारा क्षेत्र है। तुम्हें यहाँ दखल देने का क्या अधिकार है? कान चिल्लाया, लेकिन उसके शब्द घुट गए क्योंकि उसने पाया कि एलेक्स अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वह उसके सामने खड़ा था। क्या तुम कुछ कह रहे थे? एलेक्स की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी और कान के दिल में हल्का सा डर छा गया। अपने बारे में तुम क्या सोचते हो? एक गुर्गा इसे समझ नहीं सका और मुट्ठी बांधकर एलेक्स की ओर दौड़ा। एलेक्स ने अपना सिर झुकाया और उस प्यारे प्राणी को अपनी ओर आते देखा। जैसे ही गुर्गे की मुट्ठी उसके चेहरे पर आए, एलेक्स ने अपना सिर पीछे किया और तेजी से पीछे हट गया। ये गतिविधि इतनी तीव्र थी कि गुर्गे उसका पीछा नहीं कर सके और उसकी मुट्ठी एलेक्स के चेहरे से 1 इंच दूर जाकर लगी। एलेक्स ने अपने पैर तिरछे कर लिए और गुर्गे के बचे हुए वेग के कारण वह लड़खड़ा गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और धूल और मिट्टी खाने लगा। ओह माय, तुम्हें सावधानी से भागना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिरकर चोटिल हो जाओ। एलेक्स ने ठहाका लगाया। दूसरे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन पहले वाले के विपरीत, वह तुरंत हमला करने के लिए नहीं भागा और अपने मालिक से अनुमति मांगी। कान ने अनुमति देने के लिए अपना सिर थोड़ा हिलाया। तुम क्या कर रहे हो? एलेक्स की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और उनके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। दूसरे गुर्गे, रोनी ने अपनी मुट्ठी को भींच लिया और उस पर आभा की परत चढ़ा दी। एक छोटा सा क्रिस्टल पहले हवा में दिखाई दिया और एलेक्स की ओर बढ़ा। बचकाना, एलेक्स ने नाक भान सिकोड़ी और अपनी उंगली हिलाई। मुट्ठी पर एक अदृश्य दबाव पड़ा और वह टूट गई, जिससे रोनी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह यह अनुमान भी नहीं लगा पाया कि एलेक्स ने कोई जादू या आभा का प्रयोग किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम, वह चिल्लाया और एलेक्स के करीब आया और कुछ मुके मारे। एलेक्स ने अपना सिर झुकाकर वारों से बचते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाया। उसने कान के चेहरे पर ध्यान दिया, जिसकी अभिव्यक्ति पहले से ही विकृत हो चुकी थी। कान प्रारंभिक शिष्य रैंक में था और ये लोग शीर्ष स्क्वायर रैंक पर थे, जबकि जेरेमी मध्य स्क्वायर रैंक पर था। एलेक्स की हथेली रोनी की मुट्ठी में फंस गई और उसने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली तथा दूसरे हाथ से अपनी उंगली छाती पर रख ली। हवा का झोंका, एलेक्स ने बड़बड़ाया। हवा का एक छोटा सा गोला उसकी छाती पर संघनित हुआ और ऐसा लगा जैसे रोनी के अंदर एक प्रबल शक्ति प्रवेश कर गई हो और वह अचानक हवा में उछल गया, मानो उसे किसी जोरदार लात से मारा गया हो। कान ये समझने में असमर्थ था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह समझने में बहुत देर हो गई कि रोनी उसकी ओर आ रहा था। बकवास। धमाका। रोनी ने कान को जोर से धक्का दिया और वे दोनों पेड़ के तने से टकरा गए और बेहोश हो गए। यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं, एलेक्स ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा। तीनों तुरंत उठे और अपनी दुम खींचते हुए भाग गए। एलेक्स जेरेमी की ओर चला गया, जो बेहोश लग रहा था। रिया उसके पास आकर खड़ी हो गई और जेरेमी को देखने लगी, जिसका चेहरा बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी नाक और होठों से खून बह रहा था। क्या हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए? रिया ने पूछा। एलेक्स ने बस मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और कहा, भाई जेरेमी, तुम उठ सकते हो। अब और अभिनय करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम जाग रहे हो। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने नीचे देखा तो जेरेमी के चेहरे पर थोड़ा उतार चढ़ाव और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर रही थीं। जेरेमी ने अपनी आंखें खोली और एलेक्स और रिया को घूरते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? एलेक्स मुस्कुराया और अपनी छाती फुलाते हुए अहंकार से बोला, तुम्हारी अभिनय कला बहुत ही घटिया है। तुम्हें अपनी कला को निखारने और किसी गुरु से मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। तुम सिर्फ उन बेवकूफों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हारी ताकत रैंक में नहीं है। इन शब्दों से जेरेमी चौंक गया और एलेक्स के शब्दों से वह चिंतित हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 266 अध्याय 266। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 266 सी 266।
एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं बस कमजोर हूँ, एक दयनीय योद्धा जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज बनना चाहता है। बस देखो मुझे कितनी बुरी तरह पीटा गया और कूड़े की तरह इधर उधर फेंका गया। जेरेमी ने दुखी होकर रोते हुए कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने सपनों को आसानी से छोड़ दूंगी। मैं एक दिन सबको ये साबित कर दूंगी कि मेरे जैसे बेकार लोग भी कठिनाइयों से भरे रास्ते पर दृढ़ता से चलने के बाद अपने लिए तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ताली ताली ताली। एलेक्स ने उत्साहपूर्ण भाव से ताली बजाई और सोचा कि इस लड़के को सचमुच कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसकी अति अभिनय क्षमता सब कुछ उजागर कर रही थी। एलेक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ठीक है, अब बहुत हो गई बात। उठो, तुम्हारा जल्दी से इलाज होना चाहिए। जेरेमी ने एक क्षण सोचा और एलेक्स का हाथ पकड़ लिया। एलेक्स ने उसे ऊपर खींच लिया। एलेक्स ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे खींचा, उसने हाथ फेंक दिया और अपने शरीर को घुमाकर एक लात मारी। टकराना। एक छोटी सी शॉकवेव फैल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। टक्कर के कारण तीव्र दबाव उत्पन्न होने के साथ ही चारों ओर तेज हवा का झोंका आया। रिया जो किनारे पर खड़ी थी, वह ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थी। एलेक्स, जो मित्रतापूर्ण लहजे में बात कर रही थी, ने अचानक जेरेमी पर हमला कर दिया और उसके लात में उसकी पूरी ताकत का कम से कम 1/3 हिस्सा समा गया। लेकिन उसके लिए यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जेरेमी 1 इंच भी हिले बिना वार का बचाव करने में सक्षम था। तुमने हमला क्यों किया? जेरेमी ने धमकी भरे अंदाज में पूछा। यदि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी या उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, इसलिए उसने अपना सारा दिखावा छोड़ दिया। एलेक्स मुस्कुराया और उसे घूरते हुए पीछे हट गया। मुझे लगता है कि मेरी धारणा सही साबित हुई है ना जेरेमी? एलेक्स ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। आपकी वास्तविक रैंक स्क्वायर है, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति मास्टर रैंक की है। आपके पास स्वर्गीय एक्सोस्केलेटन है। रिया और जेरेमी दोनों सदमे से पीछे हट गए। तुम्हें कैसे पता चला? जेरेमी चिल्लाया। वास्तव में उसका शरीर बहुत ही शानदार था, रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। स्वर्गीय कंकाल 2 प्रकार के थे। पहला स्वर्गीय अंतःकंकाल था, जिसमें वाहिकाओं के साथ हड्डियों में मन को संग्रहित किया जा सकता है। वे जितना मैना संग्रहित कर सकते थे वह अविश्वसनीय था और यह उनके हृदय के मैना से कई गुना अधिक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्राचीन काल में उनके पराक्रम की कल्पना की जा सकती है, जब प्रत्येक जागृत व्यक्ति में मन हृदय होता था और जो व्यक्ति इस शारीरिक संरचना के साथ पैदा होता था वह महानता के लिए किस्मत में लिखा होता था। दूसरा था स्वर्गीय एक्सोस्केलेटन। पिछले वाले के विपरीत इसमें मन को संचित करने और चैनलाइज करने में बाधा होती है, लेकिन इसके बदले में यह एक बहुत मजबूत काया प्रदान करता है। ज्यादा ताकत और शरीर स्टील या किसी दूसरी धातु जितना कठोर। इस तरह के लोग बुलडोजर की तरह होते थे जो अपने विरोधियों को कुचलकर सूखा मांस बना सकते थे। लेकिन उन्हें बहुत कठोर प्रशिक्षण और क्रूरता से गुजरना पड़ता है। इसकी तुलना शरीर की खेती से की जा सकती है, जहां व्यक्ति को बहुत दर्द और परेशानी सहनी पड़ती है। जितना अधिक आपका शरीर प्रशिक्षित होगा, आप उतने ही मजबूत बनेंगे। बुरी तरह से पीटना और बुरी तरह से जख्मी कर देना भी प्रशिक्षण का काम कर सकता है। तुम आक्रामक होने की कोशिश कर रहे हो और पिटना चाहते हो। मैंने कभी किसी को तुम्हारी तरह धमकाए जाने के लिए उत्सुक नहीं देखा। शर्म के कारण जेरेमी का चेहरा लाल हो गया। अगर उसके मुंह से यह बात निकल गई कि वह पिटाई के लिए बेताब है, तो हर कोई उसे एक मर्दवादी समझ सकता था। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे पहले इस आदमी से छुटकारा पाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि मेरा राज उजागर न हो जाए। चूंकि आप मेरा रहस्य जान चुके हैं, इसलिए मैं इसे लीक करने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए मुझे अब आपके और उसके साथ निपटना होगा, जेरेमी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा और एक मजबूत दबाव जारी किया। उसने पहले तो उन्हें धमकाने का निश्चय किया और कहा कि यदि बात और बिगड़ी तो वह उन्हें पीटेगा और उन्हें ये रहस्य गुप्त रखने की शपथ दिलाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके शब्दों ने सो रही बाघिन को भड़का दिया है। उसने अपना शरीर ठीक से स्थापित किया और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे एक भयावह दबाव महसूस हुआ और आसपास का तापमान कुछ कम हो गया। उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा, उसका शरीर जम गया और उसकी धारणाएं खतरे की चीखें मार रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो एक दम घुटने वाली आभा उस पर हावी हो रही है और उसे भ्रम हुआ कि चारों ओर का वातावरण हत्या के इरादे से लाल हो गया है। उसने अपना सिर स्रोत की ओर घुमाया और देखा कि वह महिला जो सुंदर और शर्मीली थी, अब सिर से पैर तक लाल काले रंग की आभा से ढकी हुई थी। उसके बाल बेतहाशा उड़ रहे थे और खून से लथपथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी नजरों में आ गया, जिससे वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई राक्षसी उसे नीचे गिराने के लिए नरक से भेजी गई हो। बस, तुमने कितनों को मारा? क्या तुम हत्यारे हो? जेरेमी ने गला सूखने से पहले ही ये शब्द बोल दिए। उसकी आभा उसे पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त थी और अगर वह कोई कदम उठाती तो वह निश्चित रूप से अपने निर्माता से मिलने वाला था। रिया, बस बहुत हो गया। अपनी आभा वापस खींच लो। दबाव और मतिभ्रम गायब हो गए और जेरेमी भारी सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा।
उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह इस समय बहुत भयभीत था। रिया, वह पहले तो बस मजाक कर रहा था। उसके शब्दों में कोई हत्या का इरादा नहीं था। अगर आप उस पर एक सेकंड के लिए भी ज्यादा दबाव डालते तो उसकी पैंट गीली हो सकती थी। एलेक्स हंसा। लेकिन मेरे प्रभु, यह आदमी आपको धमका रहा था और कौन जानता है कि उसके मन में आपसे छुटकारा पाने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था। वह आज जा सकता है, लेकिन कौन जानता है कि उसके दिमाग में किस तरह के कुटिल विचार चल रहे होंगे। रिया बोली, आप बहुत दयालु हैं प्रभु, इस प्रकार के व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उसका निपटारा कर देना चाहिए। रिया की राय सुनते ही जेरेमी का शरीर कांप उठा। राक्षसी, ये लड़की निश्चित रूप से राक्षसी है। ऐसे चेहरे और शरीर के साथ इसने कई लोगों को मोहित किया होगा और फिर उन्हें मार डाला होगा। नहीं, इतने आकर्षक शरीर और चेहरे के साथ वह एक सक्कुबस हो सकती है। हे भगवान, कृपया मेरी रक्षा करें। मैं खत्म हो चुका हूं। जेरेमी ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अरे जिस तरह से तुम व्यवहार कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम हमें नहीं जानते। एलेक्स ने पूछा, क्या मैं तुम्हें जानूं? क्या तुम कोई मशहूर हत्यारा जोड़ी या मनोरोगी हो और क्या वह एक सक्कुबस है? इस आदमी द्वारा उनके बारे में दिए गए वर्णन को सुनकर रिया और एलेक्स के मुंह खुले के खुले रह गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 267 अध्याय 267। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 267 सी 267। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स, जिसे एक हत्यारा बताया गया था, जेरेमी के दिल में रिया की छवि सुनकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की। पफिट, उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके जैसा ही विचार रखेगा, लेकिन फिर भी वह इतना साहसी था कि उसने रिया के चेहरे पर सीधे यह बात कह दी। रिया देखने में भले ही हानिरहित, प्यारी और प्यारी बिल्ली लगती हो, लेकिन इस बिल्ली के पंजे काफी तीखे थे। एलेक्स ने अपनी हंसी रोक ली क्योंकि रिया पहले से ही उसे घूर रही थी और उसे काटने के लिए उसके पीछे दौड़ सकती थी। अरे रिया, यह आदमी तो मुझसे भी ज्यादा अजीब है। एलेक्स ने जेरेमी की ओर देखा और कहा, क्या तुमने किनले के मूर्ख 5वें राजकुमार की प्रसिद्ध कहानियों के बारे में नहीं सुना है? जेरेमी ने अविश्वास भरी आंखों से एलेक्स को देखा। उसका शरीर ऐसे कांप उठा जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दिया हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम किनले के 5वें राजकुमार हो, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं सुना कि तुमने अकादमी में दाखिला ले लिया है? जेरेमी ने शर्मिंदगी से अपना गाल खुजलाया। अभी हमें दाखिला लिए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और तुम एक अजीबोगरीब अकेले व्यक्ति हो जिसे दरकिनार कर दिया गया है, तो तुम्हें ये सब कौन बताएगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरेमी को लगा कि तीखी टिप्पणियों से वह आहत हुआ है। क्या तुम अब भी मुझे चुप कराना चाहते हो? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन कृपया मेरा ये राज किसी को मत बताना। हम एक ही नाव पर सवार हैं, आप भी हमें धोखा नहीं दे सकते। एलेक्स ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। अब से तुम मेरे अनुचर हो। मैंने कब इस बात पर सहमति जताई? जेरेमी ने पूछा। सुनो सब लोग, जेरेमी ने, इससे पहले कि एलेक्स चिल्ला पाता। जेरेमी एलेक्स से हाथ मिलाता है और कहता है, बॉस कृपया मेरा ख्याल रखना। मेरी छाया के नीचे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें चोट पहुंचा सके। एलेक्स मुस्कुराया। जेरेमी ने अपने कटु विश्वास को स्वीकार कर लिया। अल्पविराम। प्रोफेसर नियॉन ने कक्षा ली और व्याख्यान समाप्त करने के बाद उन्होंने कहा, मेरे पास आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। एलेक्स ने अचानक अपनी आंखें खोली और आंखें रगड़ी। उसकी आंखों के नीचे पहले से ही छोटे छोटे काले घेरे बन रहे थे। पिछले कुछ दिन उसके लिए काफी मुश्किल भरे थे क्योंकि उसे आराम करने का बहुत कम समय मिल पाता था। पूरी कक्षा का माहौल देखने के बाद एलेक्स ने अपना ध्यान नियॉन के भाषण पर केंद्रित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति इतना गंभीर लग रहा था मानो ये जीवन मरण का मामला हो। अब से 10 दिन बाद मॉन्स्टर हंट टेस्ट शुरू होने जा रहा है। घोषणा सुनकर सभी छात्रों ने गहरी सांस ली। कुछ छात्र इससे उत्साहित थे जबकि अन्य डर से सिकुड़ गए, जैसे कि यह एक भयानक दुर्स्वप्न था। नियॉन ने सभी की भावनाओं को देखा और आह भरी। प्रत्येक वर्ष मॉन्स्टर हंट का आयोजन होता था जिसमें सभी छात्रों को भाग लेना होता था। रैंक के अनुसार राक्षसों को मारने के लिए अंक मिलते थे और सबसे अधिक अंक पाने वाले विजेता को उपहार से पुरस्कृत किया जाता था। संभावना अच्छी हो सकती है, लेकिन हर साल इस परीक्षा के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये साहस और दृढ़ता की परीक्षा थी। प्रोफेसर नियॉन ने इसकी बारीकियां समझाते हुए कहा, आप टीम बना सकते हैं या अकेले शिकार कर सकते हैं। यदि आप एक टीम बनाते हैं तो उसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। छापेमारी 3 दिनों तक जारी रहेगी और इस बार आपको किनले के पश्चिमी क्षेत्र के ग्वाफिन क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। तो कृपया सभी लोग शिकार की तैयारी शुरू कर दें और एक बात याद रखें,
आपकी जिंदगी शोहरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल जाए जिसका आप सामना नहीं कर सकते तो पीछे हटने में कोई शर्म नहीं है। प्रोफेसर नियोन ने सभी को सलाह और चेतावनी देना शुरू कर दिया। एलेक्स को पता चला कि पिछले साल 7 लोगों की जान चली गई थी, जबकि वे जंगल के शुरुआती क्षेत्र में थे जहां केवल स्क्वायर रैंक वाले राक्षस ही पाए जाते थे, इसलिए प्रोफेसर नियोन सभी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। एलेक्स को यह नहीं पता था कि इस तरह से राक्षसों का शिकार करके प्रशिक्षण लेना अच्छी बात थी या बुरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्नातक होने से पहले उन सभी को अपने दिमाग को संयमित करना होगा और हत्या करने की आदत डालनी होगी, अन्यथा हर कोई जेरेमी की तरह होगा जिसे हत्या के इरादे से आसानी से बाहर कर दिया जाता है, भले ही वह काफी मजबूत था। एलेक्स अपनी सीट से उठ गया और उसने कक्षा के कोने की ओर देखा जहां जॉय अकेला बैठा था। उसे उसके सहपाठियों ने पहले ही ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। वे सभी लोग जो पहले उसे घेरे रहते थे और उसकी चापलूसी करते थे तथा उसके जूते चाटते थे, अब उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से हारने के बाद वह मजाक का विषय बन गए थे। एलेक्स ने ऐसे मुश्किल मंत्रों का प्रयोग किया जिन्हें स्तरों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता तथा जो अधिकतर उपयोगकर्ता की शक्ति पर निर्भर करते हैं, इसलिए सभी ने मान लिया कि जॉय को निम्न बुनियादी स्तर के मंत्रों द्वारा पराजित किया गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को और अधिक नुकसान पहुंचा। और अब मॉन्स्टर हंट का प्रारंभ उसके घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। जॉय में उच्च क्षमता थी और वह काफी अच्छा जादूगर था, और यदि वह अपना रवैया और दृष्टिकोण सुधार सके तो उसका भविष्य उज्ज्वल है। उसे गंभीरता से व्यवहार समायोजन की आवश्यकता है और एलेक्स ने अस्पताल में ये सब बातें कहकर ऐसा करने की कोशिश की थी। एलेक्स ने उसे मित्रता के लिए एक संभावित उम्मीदवार के रूप में पाया और यही कारण था कि एलेक्स ने उसके प्रति नर्म रुख अपनाया। जॉय, देखते हैं अब तुम क्या करने वाले हो। क्या आप टूट जाएंगे और गलत रास्ता अपना लेंगे या फिर निराशा से बाहर निकलकर शानदार ढंग से चमकेंगे? सब कुछ आपके हाथ में है। आप क्या सोच रहे हैं? एलेक्स ने रिया की आकर्षक आवाज सुनी और अपना सिर घुमा लिया। तुम दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो, रिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है। एलेक्स ने अपनी छाती पकड़ते हुए कहा। बस करो, हम क्लासरूम में हैं, रिया ने शर्मीले भाव से कहा। एलेक्स की चापलूसी सुनकर उसका गाल थोड़ा लाल हो गया। मेरे सवाल का जवाब दो, रिया ने खुद को संभालते हुए कहा। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मॉन्स्टर हंट से पहले या बाद में हमें एक और सहयोगी मिल सकता है। एलेक्स बोला और जॉय को घूरने लगा, जो चिंतित और असहज लग रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसने कोई कीमती चीज खो दी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 268 अध्याय 268। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 268 सी 268। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अकादमी में प्रत्येक छात्र को कुछ विकल्प दिए गए। प्रत्येक कक्षा का समय अलग अलग था और कई कक्षाएं ब्रेक के दौरान भी चल रही थीं। भले ही किसी विद्यार्थी ने कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं लिया हो, लेकिन यदि उसके पास खाली समय हो तो वह उस कक्षा में जा सकता था जिसमें उसने नामांकन नहीं कराया है, तथा पीछे बैठकर कुछ सीख सकता था। लेकिन इसका आधार यह है कि वे अन्य कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न न करें। एलेक्स अपने खाली समय में इधर उधर घूमता रहता था और इन कक्षाओं में घुसकर ऐसी कोई भी चीज ढूंढ लेता था जो उसके लिए उपयोगी हो सकती थी। वास्तव में अद्वितीय और बेजोड़ बनने के लिए उन्हें अधिक अनुभव, ज्ञान और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खुद को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इस रास्ते पर विजय पाने के लिए उसे कुछ भरोसेमंद साथियों की भी जरूरत है। प्रत्येक सप्ताह एलेक्स ने सिखाई गई सारी जानकारी और बातें अपनी डायरी में संकलित की। वह एक प्रति अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति कुछ संदर्भ सामग्री के साथ लियोनहॉट को भेज देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इयान लियोनहॉट में अध्ययन कर रहा था और लगातार प्रगति कर रहा था। एलेक्स ने कुछ वैज्ञानिक ज्ञान भी लिखा और उसे सौंप दिया। ये सभी चीजें उन बच्चों के लिए इमारत बन गईं जो उसके द्वारा स्थापित संस्थान में पढ़ने जा रहे थे। यदि उन्हें विकल्प दिया जाए और राजा या छात्र के रूप में जीवन जीने के बीच चयन करने को कहा जाए तो वे निश्चित रूप से छात्र का जीवन चुनेंगे। उनका वर्तमान जीवन काफी शांतिपूर्ण था। नेवन में उन्हें या तो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती या फिर नीति बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता। बीच में जो थोड़ा बहुत खाली समय मिलता वह अपने सैनिकों का मार्गदर्शन करने में व्यतीत होता। लेकिन वर्तमान में वह जादू के द्वारा ब्रह्मांड के बहुत ही मौलिक नियम का अध्ययन और उसे ढालने में लगा हुआ है, जो काफी मजेदार था। एकमात्र कड़वाहट जो उसे थी वह ये थी कि उसे अपनी पत्नियों की थोड़ी याद आती थी। अल्पविराम डॉट डॉट। एलेक्स ने अपनी जादू की कक्षा समाप्त करने के बाद कुछ पुस्तकें देखने के लिए पुस्तकालय जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह गलियारे से गुजर रहा था तो उसकी नज़र कक्षा में प्रवेश कर रहे छात्रों की भीड़ पर रुक गई।
एलेक्स ने रिया को देखा और सोचा, क्यों न मैं मार्शल आर्ट क्लास देख लूं। सम्माननीय और सामान्य शिक्षण स्टाफ अलग अलग थे। यद्यपि एलेक्स को लगा कि प्रोफेसर काफी कुशल थे, लेकिन उसे अपने सामान्य मार्शल आर्ट क्लास का प्रोफेसर काफी अनाड़ी लगा। उनका शिक्षण काफी दोषपूर्ण था और कई लोगों को पसंद नहीं आया। उनकी कक्षा में भाग लेने वाले वे जादूगर थे जो अपने निकट युद्ध कौशल को निखारना चाहते थे ताकि वे युद्ध जादूगर बन सकें। एलेक्स कक्षा में आया और रिया को आश्चर्यचकित करते हुए उसे आंख मारी और चुपके से एक चुंबन भेजा। इससे उसे अपने पिछले कॉलेज जीवन की याद आ गई, जहां जोड़े कक्षाओं के बीच में खुलेआम एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते थे, जिससे कई लोग ईर्ष्या से लालहरे हो जाते थे। चूंकि वह पहले से ही एक जोड़ा था, इसलिए रोक टोक की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब बदला चुकाने का समय आ गया था। एक सौम्य मुस्कान के साथ एलेक्स छोटी सी सीढ़ियां चढ़कर 10वीं पंक्ति के सबसे दूर कोने में अपनी जगह पर बैठ गया। वह रिया के पास बैठना चाहता था, लेकिन नियमों के अनुसार वह पीछे बैठा और अगर वह बेशर्मी से नियम की अनदेखी करके उसके पास बैठ भी गया तो प्रोफेसर उसे क्लास से ज्यादा रिया पर ध्यान देते देखकर बाहर निकाल सकते हैं। अल्पविराम। क्लास शुरू हुई और लेक्चर सुनने के बाद एलेक्स उसमें खो गया। उसे समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। प्रशिक्षक एडविन माइथिक रैंक पर थे और वे युद्धों में काफी पारंगत थे। ये युद्ध की देवी वर्ग से 100 गुना बेहतर था, जहां उसे रेत के बोरे की तरह इधर उधर फेंका जाता था। एलेक्स उन छात्रों की आंखों में जलती आग देख सकता था जिन्हें भावुक शब्दों के परिणामस्वरूप शिक्षा मिली थी। योद्धाओं को जादूगरों से कमतर समझा जाता था, लेकिन एडविन के शब्दों ने उनमें जोश भर दिया। उन्होंने योद्धा बनने के लिए बुनियादी आवश्यकता के बारे में बताया। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज पर सबसे बढ़िया ऑड्स और सबसे बड़ा बोनस। अभी बेट लगाएं। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक मजबूत मानसिक शक्ति, दैनिक अभ्यास, दर्द सहने की क्षमता और हारने के बाद भी उठ खड़े होने की अदम्य इच्छा शक्ति। किकिंग। कमजोर बिंदुओं पर प्रहार, बचाव, कोहनी, घुटने, घूंसे और विभिन्न बचाव रणनीति के साथ साथ अच्छी तरह से समन्वित रुख और फुटवर्क से बचाव, आक्रमणीय दोनों में मदद मिल सकती है। आपका दिमाग हर चीज का केंद्र है, जबकि शरीर सिर्फ एक कठपुतली है। याद रखें, अगर आप मैच शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा गए तो आप आधी लड़ाई हार सकते हैं। चाहे आप कितने भी डरे हुए हो, चाहे आपके दिमाग में हार मानने की आवाज कितनी भी आती हो, आपको डर पर काबू पाना होगा और अपना सब कुछ देने के लिए लड़ना होगा। क्षेत्र और ताकत ही सब कुछ तय नहीं करते। कभी कभी तकनीकों की मदद से आप युद्ध में बड़ी छलांग लगा सकते हैं। एडविन ने गंभीर भाव से समझाया। एडविन ने एक लड़के को अपना हाथ उठाते हुए देखा और उसे अपना संदेह पूछने की अनुमति दी। प्रोफेसर, आपके अनुसार लड़ने के लिए सबसे अच्छा हथियार कौन सा है? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। एडविन ने सिर हिलाया और उसे बैठने को कहा। यह एक अच्छा सवाल है। ज्यादातर हथियार उपयोगकर्ता अपने हथियारों को लेकर घमंडी होते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करें, कोई भी हथियार सबसे अच्छा या सबसे खराब नहीं होता। हथियार सिर्फ खुद को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। ढाल वाला टैंकर बहादुरी दिखाता है, तलवार चलाने वाला वाक्पटुता दिखाता है और तीरंदाज अपनी सावधानी दिखाता है। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जो लोग हथियार चलाने में कुशल होते हैं, वे ही हथियार के नुकसानों पर काबू पा सकते हैं और जीवन में सच्चे गुरु बन सकते हैं। एडविन ने बड़बड़ाते हुए कहा। प्रश्नोत्तर सत्र चलता रहा और उन्होंने मौलिक व्याख्यान दिया तथा कुछ खामियों की ओर ध्यान दिलाया। जब वह सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, तो उसकी नज़र कोने में खड़े एलेक्स पर पड़ी, जो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वह बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने एलेक्स का लाइव प्रदर्शन देखा। क्विन और वह प्रतिद्वंद्वी माने जा सकते थे और वह क्विन को अच्छी तरह से जानते थे। क्विन ने एलेक्स की प्रशंसा की, जिसका अर्थ था कि वह एक असाधारण जादूगर था, लेकिन उसे हमेशा यह आभास होता था कि यह लड़का मार्शल आर्ट्स में भी उतना ही मजबूत है। इसे छठी इंद्रिय या योद्धा का पूर्वाभास कहा जा सकता है। उस दुबले पतले शरीर के नीचे एक ऐसा जानवर छिपा है जो हर तरह की लड़ाई में माहिर है। 24 घंटे लाइव कैसीनो एक क्लिक दूर है। 24 घंटे लाइव कैसीनो एक क्लिक दूर है। YOLO247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 269 अध्याय 269। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 269 269। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलेक्स कक्षा से बाहर चला गया और अपनी पीठ तान दी। हाँ, आज मेरे पास कुछ खाली समय है। एलेक्स ने ऊपर से सूरज की ओर देखते हुए हल्की हवा के साथ आ रही फूलों की मीठी खुशबू से भरी एक गहरी सांस ली। राजधानी का वातावरण काफी सुखद था, न तो बहुत गर्मी थी और न ही बहुत ठंड। रिया अब कढ़ाई की क्लास में प्रैक्टिस कर रही होगी। मुझे नहीं पता कि वह इस कोर्स पर इतना क्यों अड़ी हुई थी।
मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे भौतिकी का दूसरा खंड और रसायन विज्ञान का पहला खंड पूरा कर लेना चाहिए। उससे पहले मुझे आर्टिकुलेशन ऑफ मैजिक वंडर पर लाइब्रेरी की किताब की नकल करनी चाहिए। एलेक्स ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। जैसे ही एलेक्स लाइब्रेरी की ओर बढ़ा, एक गार्ड ने उसका स्वागत किया और जल्दी से उसे ढूंढने लगा। एलेक्स ने एक गार्ड को पसीने से लथपथ देखा, मानो वह अभी अभी युद्ध प्रशिक्षण लेकर आया हो। एलेक्स उस आदमी को जानता था जो आमतौर पर संदेशवाहक के रूप में काम करता है। नमस्ते मिस्टर रीड। हेलो एलेक्स, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या आप बाहर जाएंगे या उन्हें अंदर आने के लिए कहेंगे? उसने पूछा। एलेक्स ने पूछा, मुझे कौन ढूंढ रहा है? उसे कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं था जो उसे इतना अच्छी तरह जानता हो कि उससे मिलने आए। उसे उस व्यक्ति की पहचान जानने की जरूरत थी ताकि वह ये तय कर सके कि उसे बाहर जाना है या उसे आने के लिए कहना है। यदि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पहले से नहीं जानता था, तो बेहतर होगा कि उससे परिसर में ही मुलाकात की जाए, ताकि यदि उसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा हो तो वह व्यक्ति उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रीड को बहुत पसीना आने लगा और वह अपना नाम बताने में अनिच्छुक दिखाई दिया। आखिर वह कौन व्यक्ति है जिससे तुम भी डरते हो? रीड ने अपना सिर बाएं से दाएं घुमाया, ये देखने के लिए कि क्या कोई उनके आसपास है, और फुसफुसाया, ये राजकुमारी यवोन है। ओह! एलेक्स का मुंह खुला रह गया और इससे पहले कि रीड कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने रीड को खींच लिया और गेट की ओर भाग गया। धन की अभिमानी देवी स्वयं उससे मिलने आई थी, यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था और राजकुमारी को इंतजार कराना उसके लिए अशिष्टता होगी। एलेक्स की आंखें गेट के बाहर खड़ी विशाल गाड़ी को देखकर लगभग अंधी हो गईं, जो बहुत अधिक ध्यान खींच रही थी। गाड़ी 2 मंजिला इमारत जितनी बड़ी थी और उसे 20 घोड़े खींच रहे थे। क्या उसे इस तरह अपनी दौलत का दिखावा करने की जरूरत थी? तुम्हारी दौलत के बारे में तो सभी जानते हैं। लॉकहार्ट और मनी एक ही सिक्के के विपरीत पहलू हैं। एक आदमी ने आकर उसे बताया कि गाड़ी में एक बड़ी जगह है और मिस यवोन उसमें उसका इंतजार कर रही है। एलेक्स ने सिर हिलाया और गाड़ी में प्रवेश किया। एलेक्स ने उस कमरे में प्रवेश किया जो एक कैफेटेरिया जैसा लग रहा था और उसने लाल बालों वाली सुंदरी को मेज पर शान से बैठे देखा। यवोन, क्या आश्चर्य है! मुझे पता है कि आप अपने इस खूबसूरत, आकर्षक पति को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? एलेक्स ने हंसते हुए कहा। यवोन ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं आपसे बहस करने के लिए बहुत थक गई हूं। मैं देख रहा हूं, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। इस मामले में अपने पति से अपने कंधे की मालिश करवाओ। तुम्हारी सारी अकड़न तुरंत दूर हो जाएगी। एलेक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। रुको, मैं थकी नहीं हूँ, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, इसलिए रुक जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। यवोन ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा। मालिश? कौन जाने साधारण मालिश के नाम पर तुम मेरा कितना फायदा उठा लोगे। हम्फ! यवोन ने नाक भान सिकोड़ी। एलेक्स एक मनोरंजक अभिव्यक्ति के साथ बैठ गया और बोला, चूंकि आप यहाँ आए हैं इसका मतलब है कि मामला कुछ महत्वपूर्ण है। मैं औषधियाँ और उपकरण देने आया हूँ। एलेक्स ने उसके चेहरे पर झूठ ढूंढते हुए कई बार पलकें झपकाईं। एलेक्स ने यवोन को एक पत्र भेजा था जिसमें उसने उच्च श्रेणी की औषधियाँ और कुछ उपकरण मांगे थे। वह मॉन्स्टर हंट के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना चाहता था। चूंकि जेरमी उनके साथ शामिल होने जा रहा था, इसलिए उसे उसके लिए कवच खरीदना पड़ा क्योंकि उस बेचारे के पास कोई कवच नहीं था, लेकिन कौन जानता था कि राजकुमारी खुद कवच देने आएगी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि वह इसे पचा नहीं सका। रुको, शायद वह सचमुच मेरी भलाई के बारे में चिंतित है और मुझसे मिलने यहाँ आए है। हे भगवान! बहन एथेना, ऐसा लगता है कि आपका मार्गदर्शन काम कर रहा है। एलेक्स को विचारों में खोया हुआ देखकर यवोन को लगा कि वह आदमी कुछ बुरा सोच रहा है और उसने उसे जगाने के लिए मेज पर थपथपाया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे सामान पहुंचाने की परवाह नहीं थी। मुझे अपना डिलीवरी मैन मत समझो। एलेक्स की उम्मीदें कांच की तरह टूट गईं और दांत पीसते हुए उसने कहा, यह एक डिलीवरी करने वाली महिला है, कोई पुरुष नहीं, जब तक कि आप खुद पर विचार न करें। उसके माथे पर एक मोटी नस उभर आए और वह सांस अंदर बाहर लेते हुए शांति सूत्र का जाप करने लगी। वह पहले ही सबक सीख चुकी थी कि आप उस पागल आदमी के खिलाफ शब्दों से नहीं जीत सकते जो महल के द्वार उड़ाने के लिए काफी बहादुर था। सुनो, मुझे गवाफिन के बारे में कुछ खबर मिली है। एलेक्स का मजाकिया और चंचल भाव गायब हो गया, जैसे कि पहले वाला भाव एक भ्रम था और उसकी आंखें तीव्र गंभीरता से भर गईं, जिससे वह भी डर गई। यह आदमी इतनी तेजी से हाव भाव बदलता है कि कोई भी डर जाए। एक पल में वह हंसता है और दूसरे ही पल उसकी हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक निकल जाती है। गवाफिन में कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे जो खुफिया जानकारी मिली है उसके अनुसार वहां के आसपास मरे हुए लोग देखे गए हैं। आप कैसे जानते हो? यवोन ने बताया, हम गढ़ में आपूर्ति प्रदान करते हैं और इसमें व्यापारिक मार्ग भी हैं। अनडेड, अगर इतनी गंभीर स्थिति है तो अकादमी ने परेशानी से भरी उस जगह को क्यों चुना है? एलेक्स ने पूछा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह शिकार स्थल केवल दूसरे वर्ष के लिए है और अन्य वर्षों के लिए कोई अन्य शिकार स्थल आवंटित किया गया है। अब अकादमी में तुम्हारा प्रवेश और इतनी परेशानी वाली जगह का चयन होना, ये तो महज संयोग है न? यवोन ने उत्सुकता से कहा। क्या प्रोफेसर को इसके बारे में पता नहीं है? अगर कोई जानबूझकर मुझे निशाना बनाता है तो क्या ये जोखिम बहुत बड़ा नहीं है? अगर कोई उच्च श्रेणी का मरे हुए व्यक्ति है तो हताहतों की संख्या बहुत अधिक होगी और प्रोफेसर भी मर सकते हैं। एलेक्स ने बगल पर थपथपाते हुए कहा। एलेक्स ने अनुमान लगाया, या तो उन्हें ये पता था और उन्होंने जोखिम कारक को नजरअंदाज कर दिया या फिर कोई व्यक्ति उन तक सूचना पहुंचने से रोक रहा है। एलेक्स, सावधान रहना और अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। इतना जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है, यवोन ने चिंतित भाव से कहा। यवोन के स्वर में चिंता देखकर एलेक्स का दिल खुश हो गया। एलेक्स ने कहा, मैं पीछे नहीं हट सकता लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं सुरक्षित रहूंगा। तुम्हें मेरी परवाह करते देखकर मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। बकवास, तुम्हारी चिंता कौन कर रहा है? मुझे रिया की चिंता है। मैं नहीं चाहती कि आपके रहते हुए उसके साथ कुछ बुरा हो, यवोन ने घबराए हुए भाव से कहा और इनकार कर दिया। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसकी छवि तुरंत धुंधली हो गई। यवोन चौंक गई और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, दो गर्म हाथों ने उसे ढक लिया। मैं जानता हूं यवोन, तुम मुझे पसंद नहीं करती और मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश करूंगा जिस पर तुम गर्व कर सको और महसूस कर सको कि मुझसे शादी करना तुम्हारे जीवन में लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। यवोन बोलना चाहती थी लेकिन एलेक्स द्वारा उसके बालों को सहलाने पर उसका शरीर स्तब्ध हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसका चेहरा गर्म होने लगा और वह उसे दूर धकेलने में असमर्थ थी। उस समय एथेना के वे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे जो वह मुझे चिढ़ाने के लिए कहती थी। आप चाहे जितना दिखावा कर लें, लेकिन एक बार जब आप खुद को उसके आलिंगन में पाते हैं तो आप उस गर्मजोशी को, किसी के द्वारा देखभाल और सुरक्षा किए जाने के एहसास को छोड़ नहीं पाते। एक दिन आप इसके आदी हो जाएंगे। यवोन ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि एथेना के बेशर्म शब्द उसकी धारणा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भविष्य में हमारे पास प्यार करने के लिए पर्याप्त समय होगा, एलेक्स ने कहा और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। एलेक्स जैसे ही उसका फायदा उठाया, वह भाग गया, अन्यथा कौन जानता था कि उसे उड़ते हुए जूते से मारा जा सकता है। एलेक्स के शब्दों ने यवोन को चकित कर दिया, लेकिन उससे भी अधिक उस कोमल हाव भाव ने उसके मन को झकझोर दिया। उसका चेहरा किसी शर्मीली युवती जैसा लग रहा था और उसके सिर से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। दुष्ट, तुम केवल मेरा फायदा उठाना जानते हो, यवोन चिल्लाए और अपने पैर पटकने लगी, लेकिन उसके बाद भी अनजाने में उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जिससे वह झुंझला उठी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, यवोन ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज मच्छर की तरह नर्म थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 270 अध्याय 270। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 270 सी 270। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 दिन जल्दी ही बीत गए। एलेक्स शिकार के लिए पूरी तरह तैयार था। उसे अपनी प्रिय पत्नी से उपहार में एक तलवार मिली थी। तलवार का नाम आउटक्लासर था। यह एक ऐसी कलाकृति थी जो हमले की क्षति और प्रभावशीलता को बढ़ा सकती थी। एक जादुई तलवारबाज के लिए यह तलवार काफी अच्छी थी। एलेक्स ने रिया और जेरेमी के साथ 3 लोगों की टीम बनाई थी। घमंडी और अहंकारी जॉय ने अकेले ही छापा मारने और दूसरों को गलत साबित करने का फैसला किया था। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहे तो एलेक्स क्या कर सकता है? योद्धा और जादूगर एक अच्छा संयोजन थे और जाने से पहले एलेक्स ने जेरेमी और रिया पर एक ट्रैकिंग मंत्र डाला था। प्रस्थान के दिन से पहले एलेक्स को यवोन का एक पत्र मिला जिसमें उसे शुभकामनाएं दी गई थीं। गावाफिन के पास एक व्यापारिक मार्ग था जो मिलिशिया को संसाधन उपलब्ध कराता था और किसी भी परेशानी की स्थिति में यवोन ने उन्हें उनकी मदद लेने की सलाह दी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह एक तसुंडेरे है जो उदासीनता बनाए रखने की कोशिश करती है और दूसरों को पाने के लिए मुश्किलें खड़ी करती है, लेकिन दिल की गहराइयों से दूसरों की परवाह करती है। अल्पविराम। घने जंगल की रक्षा गॉफिनगढ़ द्वारा की जाती थी, जहां 14,000 लोग तैनात थे। ये स्थान काफी खतरनाक था और पहले भी यहां मॉन्स्टर प्रकोप के कई मामले सामने आ चुके हैं। गावाफिनगढ़ और उसके आसपास के गांव क्षेत्र की सारी सुरक्षा सैन्य छावनी के अधीन आती है और यह स्थान किसी भी कुलीन के नियंत्रण में नहीं था। छापेमारी का स्थान गढ़ से 100 किलोमीटर दूर बाक विलेज नामक एक छोटे से गांव के पास था, जहां छात्र ठहरे हुए थे। प्रत्येक सीजन की शुरुआत से पहले राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए एक टीम भेजी जाती थी और यह काम जेनिथ अकादमी के छात्रों को करना था।
3.5 घंटे की यात्रा के बाद वे लीफ विलेज के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां एलेक्स की अपेक्षा के अनुसार उतनी भीड़ नहीं थी। राक्षस प्रकोप के बाद गांव काफी निर्जन हो गया था और बहुत कम लोग वहां रहते थे। प्रोफेसर नियोन ने अपनी कक्षा संभाली और कहा, आप में से प्रत्येक को एक ब्रेसलेट दिया जाएगा। ब्रेसलेट आपके द्वारा मारे गए राक्षसों को रिकॉर्ड करेगा और अंक देगा जो रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये घड़ी केवल आपके द्वारा मारे गए राक्षसों को रिकॉर्ड करेगी। 3 दिनों के अंत तक जिसने सबसे अधिक अंक बनाए वह जीत जाएगा। यदि आपको कोई परेशानी आती है और आप वापस लौटना चाहते हैं तो उस लाल बटन पर टैप करें जो हमें संकट का संकेत भेजेगा और हम यथाशीघ्र आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कुछ मामूली पॉइंट्स के लालच में आकर अपनी जान मत गंवाओ। ये पूरा ऑपरेशन आपको वास्तविक जीवन का अनुभव देने के लिए किया गया है। एलेक्स, रिया और जेरेमी अन्य छात्रों के साथ ग्रीन जोन की सीमा पर एकत्र हुए और सिग्नल का इंतजार करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक प्रोफेसर अचानक प्रकट हुए और उनसे कहा, मॉन्स्टर हंट कोर्स अब आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। शुभकामनाएं और सुरक्षित रहें। अरे हाँ, चल दर, मैं सबको कुचल दूंगा। छात्रों ने समूहों में जंगल के विशाल जंगल की ओर जाने से पहले जोर से जयकारे लगाए। एलेक्स ने दूसरों को आगे बढ़ने दिया। वह जल्दी में नहीं था। उसने जेरेमी को खुद को संयमित करने और कुछ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की योजना बनाई जिसकी उसे ज्यादातर कमी है। जेरेमी इस समय सिर्फ एक ही चीज में अच्छा था, वह था एक मांस की ढाल बनना जो कुछ वार झेल सके। वह सबसे तेज तलवार बनना चाहता था, लेकिन तलवार पर उसकी मुद्रा और रुख इतना खराब था कि एलेक्स ने भी शुरुआत में खुद को उससे बेहतर माना। एलेक्स ने उसे तलवार चलाने का काम छोड़कर हाथ पैरों का इस्तेमाल करने के लिए मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वह मूर्ख तलवार चलाने पर अड़ा रहा, जबकि उसे बुनियादी बातें भी नहीं आती थीं। पूरे दिन पिटाई खाने के कारण जेरेमी कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में बहुत आलसी हो गया था और अधिकतर कक्षा में ही सो जाता था। एलेक्स ने रिया को देखा, जिसने संक्षिप्त सिर हिलाया और वहां से गायब हो गई। जेरेमी ने इसे पहले भी कई बार देखा है, लेकिन वह अभी भी रिया के अचानक यहाँ वहां गायब हो जाने की आदत नहीं डाल पाया है। जेरेमी, क्या तुमने पहले भी किसी राक्षस का शिकार किया है? तुमने पहले मॉन्स्टर हंट में कैसा प्रदर्शन किया था? जंगल में यात्रा करते समय एलेक्स ने उससे पूछा। मेरे लिए किसी समूह में शामिल होना मुश्किल था और कुछ बुरे अनुभवों के बाद हम आखिरकार 3 दिन तक जीवित रहने में सफल रहे। मैं खुद किसी राक्षस को नहीं मार पाया, लेकिन मैंने कई राक्षसों से लड़ाई की थी। जेरेमी ने गर्व से कहा। तुम सच क्यों नहीं बताते कि तुम्हें एक राक्षस ने छोड़ दिया था और तब तक पीटा था जब तक कि तुम्हारे समूह ने चुपके से अंदर आकर शिकार को मार नहीं दिया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम भी ज्योतिषी हो? जेरेमी ने उत्सुक भाव से पूछा। मैं लोगों की मौत की भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। एलेक्स की डरावनी निगाहें देखकर जेरेमी ने अपनी लार निगल ली और अपना सिर हिलाया। आगे एक राक्षस है, एलेक्स ने बड़बड़ाया और एक जादू चलाया। इससे पहले कि जेरेमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने विस्फोट की आवाज सुनी और मांस के टुकड़े हवा में बिखरने लगे। एलेक्स ने अपनी घड़ी देखी और उसके अंक जो 0 थे बढ़कर 10 हो गए थे। एलेक्स ने आह भरते हुए कहा, स्क्वायर रैंक से केवल 10 अंक मिलते हैं। जेरेमी ने बताया, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन शिष्य रैंक में 100 और मास्टर रैंक में 1000 अंक मिलते हैं। एलेक्स ने अपनी थोड़ी रगड़ी, अगर मैं किसी इंसान को मार दूं तो क्या घड़ी अंक गिनेगी? जेरेमी का पूरा शरीर कांप उठा और वह एक कदम पीछे हट गया। मैं हत्या की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आप अजीब चीजों के बारे में सोचेंगे तो मैं अपना विचार बदल दूंगा, एलेक्स ने लापरवाही से कहा, ये संकेत देते हुए कि वह अपने हाथ के पिछले हिस्से से लोगों को मार सकता है। अब मेरी ओर घूरना बंद करो और काम पर लग जाओ, एलेक्स चिल्लाया और जेरेमी को आगे धकेल दिया। जेरेमी ने देखा कि एक विशाल सींग वाला सूअर उसे घूर रहा है। तुम मेरे शिकार बनोगे। जेरेमी दहाड़ते हुए अपने हाथों में तलवार लहराते हुए उसकी ओर दौड़ा। एलेक्स, जिसने इस मुठभेड़ को करीब से देखा था, एक दर्दनाक चीख सुनकर थोड़ा पीछे हट गया। अर्धवृत्ताकार आकृति एक पेड़ से टकरा गई। राउंड 1 के अंत में सींग वाला सूअर 1 अंक, जेरेमी 0। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।